में एक बार फिर से स्वागत है। हम गुरुकुलम पर अपनी बातचीत की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचे हैं। जी हाँ, हमने पिछली कुछ कड़ियों में मॉडर्न और प्राचीन भारतीय शिक्षा के नजरिए के फर्क को समझा बिल्कुल। हमने ज्ञान के उन 6 साधनों यानी प्रमाणों की भी बात की। और ये भी देखा कि बचपन से टीनेज तक एक बच्चे में ये कैसे धीरे धीरे विकसित होते हैं। और आज आज हम उस सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव की बात करेंगे। इसे आप एक तरह का फिनिशिंग स्कूल कह सकते हैं। हाँ, जब एक टीनेजर जवानी की दहलीज पर कदम रखता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पुराना सिस्टम एक स्टूडेंट को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए कैसे तैयार करता है। और सबसे बड़ा सवाल, आज की इस एआई वाली दुनिया में इसकी क्या कोई अहमियत है? बहुत जरूरी सवाल है ये। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। इस सफर को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले गुरु के सबसे बड़े लक्ष्य को समझना होगा। और वो क्या है? देखिए, गुरु का असली मकसद है स्टूडेंट को ज्ञान के उस असली सोर्स से वापस जोड़ना जिससे उसका कनेक्शन जन्म से पहले से था। हमारे श्रोतों में एक बड़ा अनोखा शब्द इस्तेमाल हुआ है, आध्यात्मिक विस्मृति, स्पिरिचुअल एमनीजिया। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प शब्द है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या ये ऐसा है कि हम पैदा होने के बाद कुछ जरूरी बात भूल गए? ये चीज स्टूडेंट की जिंदगी में किस मोड़ पर आती है और इसे कहाँ ले जाती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, यही जो भूलना या भटक जाना है ना, यही स्टूडेंट को विकास के एक बहुत जरूरी पड़ाव पर लाता है। इसे कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण का विकास। अर्थापत्ति प्रमाण? जी, ये वो स्टेज है जहां सीखना सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं रह जाता। अब तक जो कुछ भी सीखा है, जिस भी बात पर यकीन किया है, उस हर चीज पर सवाल उठाने का दौर शुरू होता है। एक मिनट, तो ये एक तरह का बौद्धिक विद्रोह हुआ, जैसे टीनेजर्स हर बात पर सवाल उठाते हैं। हाँ, आप इसे एक प्राकृतिक और स्वस्थ विद्रोह कह सकती हैं। हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब 18-19 साल की उम्र में हमें लगता था कि हमारे माता पिता जो कुछ भी कहते हैं वो सब पुराना है। हाँ, वो सब पुराना और गलत है। यही वही बेचैनी है। बस गुरुकुलम इस बेचैनी को एक सही दिशा देता है। स्टूडेंट अब वो बड़े सवाल पूछना शुरू करता है जिनके जवाब किसी किताब में नहीं मिलते। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। वाह! और यहीं आकर बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इन सवालों के जवाब स्टूडेंट को खुद ही खोजने होंगे। बिल्कुल। किसी और की दी हुई समझदारी, चाहे वो माता पिता की हो, समाज की या फिर गुरु की ही क्यों ना हो, दूसरे इंसान के लिए सिर्फ एक कंडीशनिंग बन जाती है ना? एक तरह की प्रोग्रामिंग। हाँ। यहाँ तक कहा गया है कि हमारा खुद का अनुभव भी हमें पूरी सच्चाई नहीं दिखाता। नहीं, एक मिनट रुकिए, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है। ये कहावत गलत नहीं है, पर अधूरी है। स्रोत इससे बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए, अनुभव सीखने का अंतिम परिणाम है, समग्र सीखने का साधन नहीं। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगी? हाँ, चलिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को परिवार के साथ त्योहारों पर या छुट्टियों में घूमने जाने पर बहुत खुशी मिलती है। हाँ, ये तो सबके साथ होता है। तो इस अनुभव से उसे एक सीख मिलती है, लेकिन वो सीख अधूरी है, आंशिक है। कैसे? सीख ये है, मेरा परिवार मुझे खुशी देता है या घूमने से मुझे खुशी मिलती है। ये एक तरह की कंडीशनिंग बन जाती है। मतलब अगर परिवार साथ नहीं है तो वो दुखी हो जाएगा, अगर घूमने नहीं जा पा रहा तो उसे लगेगा जिंदगी में खुशी ही नहीं है। अच्छा, समझ गया। तो फिर पूरी या समग्र सीख क्या होगी इस मामले में? समग्र सीख ये होगी कि खुशी मेरे अंदर है और मैं इसे बाहरी चीजों या लोगों के बिना भी पैदा कर सकती हूँ। ये समझ किसी एक अनुभव से नहीं आ सकती। तो ये समझ आती कहाँ से है? स्रोत कहते हैं कि ऐसी गहरी और पूरी सीख शब्द प्रमाल के जरिए ही अंदर से जागृत होती है। तो फिर एक सवाल उठता है, अगर गुरु की दी हुई समझदारी भी कंडीशनिंग बन सकती है, तो फिर गुरु की जरूरत ही क्या है? ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गुरु का काम जवाब देना नहीं है। नहीं, असल में उनका काम है सही सवाल पूछने में मदद करना और उस खोज के लिए सही माहौल और साधन देना। तो जब स्टूडेंट सवालों के उस बवंडर में फंसा होता है, गुरु क्या करता है? गुरु उसे सीधे जवाब देकर शांत नहीं करता। उसकी जगह पर गुरु उसे कुछ उपकरण या साधन देता है जिससे वो अपने जवाब खुद ढूंढ सके। कैसे उपकरण? स्रोत बताते हैं कि इस स्टेज पर ध्यान मतलब खुद पर केंद्रित होना, भक्ति यानी समर्पण,
श्रद्धा यानी विश्वास और गहरे आत्मचिंतन का अभ्यास कराया जाता है। और इन अभ्यासों के लिए कुछ खास उपकरणों का भी जिक्र है। यंत्र, मंत्र और छंद। ये शब्द सुने तो बहुत हैं, लेकिन इनका असली मतलब क्या है? यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। ये मन को साधने के बहुत ही वैज्ञानिक तरीके। अच्छा। हाँ, जैसे यंत्र का मतलब है पवित्र ज्यामिति। हाँ। अब आप सोचेंगे कि किसी डिजाइन को देखने से क्या होगा? हाँ, मेरे मन में यही सवाल आ रहा था। सोचिए, जब आप किसी बहुत जटिल डिजाइन या पैटर्न को ध्यान से देखते हैं तो आपका तार्किक दिमाग, लॉजिकल माइंड, उसे समझने में लग जाता है। जब आपका दिमाग इस काम में व्यस्त हो जाता है तो मन में चल रही बाकी की फालतू बकवास अपने आप शांत हो जाती है। अच्छा, तो ये दिमाग को एक तरह से बिजी रखने का तरीका है ताकि मन शांत हो सके। और मंत्र? मंत्र का मतलब है पवित्र ध्वनियां। हर ध्वनि की एक खास फ्रीक्वेंसी, एक खास वाइब्रेशन होती है। जैसे संगीत सुनने से हमारा मूड बदल जाता है, वैसे ही कुछ खास ध्वनियों का बार बार उच्चारण करने से हमारे मन की बेचैनी कम होती है और वो एक लय में आ जाता है। और छंद? और तीसरा है छंद, यानी पवित्र क्रम और पैटर्न। ये सिर्फ कविताओं में नहीं होता, प्रकृति में हर जगह एक लय है, एक रिदम है। सूरज का उगना, मौसम का बदलना। जब हम इस लय को पहचान कर इसके साथ तालमेल बिठाते हैं तो जीवन में ठहराव आता है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हजारों साल पुरानी माइंडफुलनेस तकनीकें हैं। आप कह सकते हैं ये सारी तैयारी एक तरह से जमीन तैयार करने जैसी है। किस चीज के लिए? ये तैयारी स्टूडेंट को सीखने के अगले और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर ले जाती है, जो है शब्द प्रमाण के माध्यम से ज्ञान को पाना। जब मैं शब्द सुनता हूं तो मेरे दिमाग में किताबें या शास्त्र आते हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये मेरी अपनी अंतरात्मा की आवाज से कैसे जुड़ता है? हाँ, देखिए, इसमें शास्त्रों और ऋषियों के शब्दों के सार को समझना तो शामिल है ही, लेकिन इसका सबसे गहरा मतलब है अपने अंदर के शब्द से जुड़ना। अंदर के शब्द से? हाँ, इसे आप अपनी अंतरात्मा की आवाज या गट फीलिंग या इंट्यूशन कह सकते हैं। लेकिन उस आवाज को पहचाने कैसे? मन में तो हजारों विचार चलते रहते हैं। कौन सी आवाज गट फीलिंग है और कौन सी सिर्फ डर या चिंता, इसमें फर्क कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, जब आप किसी बड़े फैसले को लेकर उलझन में होते हैं, आपका दिमाग सारे फायदे नुकसान गिनाता है, 100 तरह के तर्क देता है, लेकिन इन सब के शोर के बीच अंदर से एक शांत, गहरी और बहुत साफ आवाज आती है जो कहती है यही सही रास्ता है। हाँ, होता है ऐसा। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। शास्त्र, गुरु के शब्द और ये सारे अभ्यास, मतलब यंत्र, मंत्र, छंद, उसी अंदरूनी आवाज को पहचानने और उस पर भरोसा करने में मदद करते हैं। मतलब बाहर का शब्द आपको आपके भीतर के शब्द से जोड़ता है। एकदम सही। और स्रोत के अनुसार यही आंतरिक आवाज, यही भीतरी कंपास फिर जिंदगी भर आपका मार्गदर्शन करता है। तो ठीक है, ये सब हो गया, कनेक्शन बन गया, लेकिन फिर इसके बाद क्या? क्या वो दुनिया से संन्यास ले लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ठीक इसका उल्टा होता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इस आंतरिक स्थिरता को पाने के बाद स्टूडेंट को किसी भी एकेडमिक विषय, कला या हुनर में महारत हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसे लेन देन संबंधी सफलता, मतलब ट्रांजैक्शनल सक्सेस पाने, एक खुशहाल गृहस्थ जीवन जीने और समाज में अपना योगदान देने के लिए तैयार किया जाता है। अच्छा, तो क्रम ये है, बिल्कुल। पहले खुद को जानना और फिर दुनिया में सफल होना। हाँ, और अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो गुरुकुलम का लक्ष्य सिर्फ ऐसे इंसान बनाना नहीं है जो दुनिया की दौड़ में हिस्सा लें और जीतें। तो फिर लक्ष्य क्या है? इसका मकसद है ऐसे पूर्ण मानव तैयार करना जो अपनी जिंदगी का उत्सव मना सकें और दुनिया में कुछ अच्छा योगदान दे सकें। वो सिर्फ जिंदगी काट नहीं रहे हैं, वे अपने होने का जश्न मना रहे हैं। और यहीं आकर ये पूरी बात आज के ज़माने से और ख़ासकर एआई से जुड़ जाती है। हमारे स्रोत एक बहुत तीखी बात कहते हैं कि कैसे हमारी मॉडर्न शिक्षा प्रणाली एक फैक्ट्री की तरह काम करती है, जो उपकरण उपयोगकर्ता, मतलब टूल यूजर्स पैदा करती है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे लोग जिन्हें खास काम करने, डेटा को प्रोसेस करने और एक तयशुदा लॉजिक के हिसाब से चलने के लिए ट्रेन किया गया है। लेकिन समस्या ये है कि एआई अब तक का सबसे बेहतरीन उपकरण उपयोग करता है। वो एक काम हमसे लाखों गुना बेहतर और तेजी से कर सकता है। कर सकता नहीं, कर रहा है। स्रोत बताते हैं
कि एआई प्रत्यक्ष प्रमाण यानी डेटा और परसेप्शन और अनुमान प्रमाण यानी तर्क और लॉजिक में इंसानों से कहीं आगे है। तो फिर हमारे लिए क्या बचा? अगर डेटा प्रोसेसिंग और लॉजिक में मशीनें हमसे बेहतर हैं, तो एक इंसान के तौर पर हमारी कीमत क्या रह जाती है? भविष्य के लिए तैयार इंसान कौन है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है और हमारे स्रोत इसका एक बहुत ही शक्तिशाली जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि भविष्य के लिए तैयार इंसान वो रचनाकार है जो एक ऋषि की तरह काम करता है। रचनाकार और उपकरण उपयोगकर्ता, ये फर्क थोड़ा और समझाइए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक उपकरण उपयोगकर्ता वो है जो एक बेहतरीन शेफ की रेसिपी को हूबहू फॉलो करके एक अच्छी डिश बना सकता है। ठीक है। लेकिन एक रचनाकार वो शेफ है जो अपनी रसोई में जाता है, वहां मौजूद सामग्री को देखता है और एक बिल्कुल नई अपनी रेसिपी बनाता है। एआई एक बेहतरीन रेसिपी फॉलोअर है, लेकिन वो नई रेसिपी बना नहीं सकता। वाह, क्या उदाहरण है! इससे तो बात बिल्कुल साफ हो गई। एक रचनाकार होने का मतलब सिर्फ कला या संगीत बनाना नहीं है। इसका मतलब है परात तक पहुंचना, यानी ज्ञान और रहस्योद्घाटन के उस मूल स्रोत तक पहुंचना और फिर सभी प्रमाणों का उपयोग करके उस स्रोत से मिले विचार को हकीकत में बदलना। ये कुछ ऐसा है जो एआई नहीं कर सकता। वो मौलिक स्रोत से नया ज्ञान नहीं ला सकता। तो एक उपकरण उपयोगकर्ता सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन करता है, जबकि एक रचनाकार नए निर्देश, नए विचार और नई हकीकतें बनाता है। और गुरुकुलम का अंतिम लक्ष्य एक ऐसा ही रचनाकार बनाना है। यही सार है, एक ऐसा इंसान बनाना जो सिर्फ दुनिया में प्रतिक्रिया न दे, बल्कि दुनिया का निर्माण करे। और ये सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं है, ये आज की दुनिया में एक व्यवहारिक जरूरत बन गया है। तो ये पूरी यात्रा कितनी अद्भुत है! ये हर चीज पर सवाल उठाने यानी अर्थापत्ति से शुरू होती है, फिर एक आंतरिक कंपस मतलब शब्द खोजने तक जाती है और अंत में एक ऐसे इंसान को तैयार करती है जो केवल एक उपकरण उपयोग करता नहीं बल्कि एक सच्चा रचनाकार है। एक ऐसा इंसान जो एआई युग की चुनौतियों के लिए वाकई में तैयार है। और मुझे लगता है कि आज कई माता पिता जो ये सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि इन गहरे विचारों को अपने बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए। हाँ, वो भी एक सरल और व्यवहारिक तरीके से। बिल्कुल। आपने मेरे मन की बात कह दी। और अच्छी खबर यह है कि असल में इसी सवाल का जवाब देने के लिए कुछ बनाया गया है। हमें ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लीला गुरुकुलम अपनी एक्सप्लोरिंग प्रमाणस किट लॉन्च कर रहा है। यह किट खास तौर पर उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को इन शक्तिशाली अवधारणाओं से एक सरल और आकर्षक तरीके से मिलवाना चाहते हैं। हाँ, ये किट 10 साल के बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए डिजाइन की गई है, तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर सीख सकता है। और यह जानना जरूरी है कि ये किट अंग्रेजी में उपलब्ध होगी। हाँ, और इसकी लॉन्च की तारीख 25 फरवरी 2026 है। शिक्षा में यह बदलाव, जैसा हमने आज चर्चा की, केवल एक दर्शन नहीं है। यह हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक व्यवहारिक जरूरत है। हमें उन्हें केवल जानकारी से नहीं भरना है, बल्कि उन्हें ज्ञान को अनुभव करने और बनाने की क्षमता देनी है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज हमने बात की कि हमारे अपने अनुभव भी कभी-कभी हमें अधूरी सीख देते हैं, हमें एक तरह की कंडीशनिंग में बांध सकते हैं। तो आज का सवाल यह है, अनुभव पर आधारित हमारा ऐसा कौन सा एक सच है जिसे शायद एक गहरे, अधिक समग्र दृष्टिकोण से फिर से जांचने की जरूरत हो सकती है।